सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे मंगलाचरण करने के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र 3 अध्याय, जिसमें हम अधोलोक का वर्णन पूर्ण करके मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ कर चुके थे। मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करने के लिए हमने सबसे पहले कल देखा था कि जो मध्यलोक है उसको तिर्यक लोक भी कहते हैं। तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे अधोलोक का वर्णन पढ़ा था तो सूत्र में शब्द आया था सप्ताधोधः, सप्ता अधो अधः, मतलब ऐसे अधो अधो में जो पृथ्वियां हैं एक के नीचे एक हैं। स्वर्गों की रचना कैसी है? स्वर्ग युगल एक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा दसवां, ऐसे युगलों में स्वर्ग एक के ऊपर एक हैं। लेकिन तिर्यक लोक या मध्य लोक को तिर्यक लोक क्यों कहा? क्योंकि वो फ्लैट है ना, ऐसे नीचे नीचे या ऊपर ऊपर अरेंज्ड नहीं है, फ्लैट अरेंज्ड है, इसीलिए इसको तिर्यक लोक कहा। यहाँ पर क्या है तो उसके लिए सबसे पहला सूत्र जो देखा था 7वें नंबर का सूत्र, मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ करने के लिए 7वें नंबर के सूत्र से प्रारंभ हुआ था। उस सूत्र में क्या लिखा था? जम्बू द्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। तो यहाँ पर क्या है तो द्वीप समुद्र हैं। कितने? असंख्यात। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। शुभ नामानो, शुभ नाम वाले। कौन से शुभ नाम वाले? जम्बू द्वीप आदि और लवण समुद्र आदि। ठीक है, क्या है सूत्र में? जम्बू द्वीप आदि और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र इस मध्यलोक में हैं। कितने? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इस सूत्र में इतना ही व्याख्यान है। फिर आगे क्या लिखा है? द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। ये कैसे हैं? वलय की आकृति वाले हैं। वलय की आकृति मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले हैं, चूड़ी के आकार के हैं। जैसे चूड़ी होती है ना, ऐसे चूड़ी के आकार के द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, ऐसे सिर्फ जम्बू द्वीप जो है वो थाली जैसा चपटा है, बाकी सब चूड़ी चूड़ी जैसे हैं। जैसे हमने कल देखा था, एक मिनट में इमेज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एक। मेरी इमेज दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है। ठीक है, देखो इसमें जो बीच का जम्बू द्वीप है वो जम्बू द्वीप ही सिर्फ थाली के आकार का गोल है, बाकी सब चूड़ी जैसे हैं। जैसे चूड़ी होती है ना, हाथ में पहन लो तो बीच में जगह होती है उसकी, ऐसे ही देखो लवण समुद्र के यहाँ बीच में एक जगह है। धातकी खंड भी ऐसे चूड़ी के आकार का, फिर कालोदधी समुद्र भी चूड़ी के आकार का, तो इसको वलयाकृति कहा है। ये पूरा मध्यलोक का रचना देखो समझाई है। असंख्यात द्वीप समुद्र बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो पूर्व द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृतयः। ऐसे वलय यानी गोल थाली या चूड़ी के आकार के हैं। थाली के आकार का जम्बू द्वीप, बाकी सारे चूड़ियों के आकार के। ठीक है, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों मतलब पहले पहले वाले को घेरे हुए। ये देखो, जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र, लवण समुद्र को घेरे हुए धातकी खंड द्वीप, फिर धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए कालोदधी समुद्र, फिर कालोदधी समुद्र को घेरे हुए पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए पुष्करवर समुद्र, पुष्करवर समुद्र को घेरे हुए वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर द्वीप को घेरे हुए वारुणीवर समुद्र, उसको घेरे हुए क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीरवर समुद्र। ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप समुद्र पूर्व पूर्व परिक्षेपणों एक दूसरे को घेरे घेरे हुए हैं। सबसे अंतिम समुद्र का देखो यहाँ पर दिखा है, सेकंड लास्ट द्वीप का नाम अहिंद्रवर द्वीप। ठीक है,
अहिंद्रवर द्वीप और फिर अहिंद्रवर समुद्र, फिर स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। सबसे आखिरी द्वीप का नाम स्वयंभू रमण द्वीप है और सबसे आखिरी समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ संख्यात द्वीप समुद्र जब क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद नाम रिपीट होना चालू होते हैं। ठीक है, तो वापस से संख्यात द्वीप समुद्र पूर्ण होने के बाद एक और द्वीप आएगा जिसका नाम जम्बू द्वीप होगा। ठीक है, फिर जम्बू समुद्र, फिर धातकी द्वीप, धातकी समुद्र, ये देखो यहां लिखा है दूसरा जम्बू द्वीप व सागर, दिख रहा है सभी को। तो संख्यात द्वीप समुद्र क्रॉस होने के बाद वापस से नाम रिपीट होना चालू हो जाता है। ऐसे अंतिम जाते जाते स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में ये पूर्ण होता है। ये अपन ने देखा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, मतलब पहले पहले वाले को घेरे हुए। द्विर द्विर विष्कंभा, द्विर द्विर विष्कंभा क्या होता है? मतलब जैसे जम्बू द्वीप का जो विस्तार है उसका दुगना विस्तार लवण समुद्र का होगा, फिर उसका दुगना विस्तार धातकी खंड द्वीप का होगा, फिर उसका दुगना विस्तार कालोदधी समुद्र का होगा, उससे दुगना विस्तार पुष्करवर द्वीप का, फिर उससे दुगना पुष्करवर समुद्र का। ठीक है, अपन ने इसका विस्तार देखा था। ठीक है, अपन ने अगला सूत्र देखेंगे उसमें जम्बू द्वीप का विस्तार लिखा हुआ है। तो उसका विस्तार के लिए क्या लिखा है? तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। तन्मध्ये, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में, तन मतलब उनके, उनके किनके? असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में। मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु जिसकी नाभि है। एक इमेज और प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, इसमें देखो, नहीं इसमें नहीं, नहीं लोड हो रहा, छोड़ो। हाँ, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु जिसकी नाभि है, ये देखो एक डॉट दिख रहा है, इसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। ठीक है, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के ठीक बीच में मेरु जिसकी नाभि है, जैसे हमारे शरीर के बीचों बीच नाभि होती है वैसे इस जम्बू द्वीप की नाभि है सुमेरु पर्वत या सुदर्शन मेरु पर्वत। मेरी मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप, मतलब शत सहस्त्र विष्कंभो, शत सहस्त्र विस्तार, शत सहस्त्र मतलब 1,00,000, योजन विस्तार वाला, 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। ठीक है, क्या सूत्र का मतलब हो गया? उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु जिसकी नाभि है ऐसे 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। ठीक है, ये जम्बू द्वीप का विस्तार बता दिया। अब इसके बाद विस्तार के बाद क्या करना है? अपने को आगे खुद लगाना है। ठीक है, जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन का, तो लवण समुद्र का 2,00,000 योजन का, धातकी खंड का 4,00,000 योजन का, कालोदधी समुद्र का कितना? 8,00,000 योजन का, पुष्करवर द्वीप का 16,00,000 योजन का। पुष्करवर द्वीप के ठीक बीचों बीच एक पर्वत है जिसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है। ठीक है, पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत है जो उस पुष्करवर द्वीप को दो छोटे छोटे भागों में, दो इक्वल भागों में बांटता है, 8,00,000 योजन और 8,00,000 योजन। ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो मनुष्य क्षेत्र क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य इसके उत्तर उत्तर में पाए जाते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक मनुष्य क्षेत्र है। इस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते। ठीक है, अपन ने मनुष्य क्षेत्र का विस्तार देखा था। कैसे देखा था? तो जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का, फिर 2,00,000 योजन, तो 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15 और 15 + 8 23। यहां से इस जम्बू द्वीप के इस कोने से लेकर के यहां तक का 23,00,000 योजन हो गया है। फिर आगे देखेंगे, 23,00,000 योजन + 2 25,
25 प्लस 4 29, फिर 29 प्लस 8 37, 37 प्लस 8 45। तो टोटल मानुषोत्तर पर्वत के इस कोने से इस कोने तक ढाई द्वीप का जो डायमीटर है, इसका जो विस्तार है वो 45 लाख योजन का हो जाएगा। इसीलिए अपन कहते हैं 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र होता है। ठीक है, मनुष्य क्षेत्र होता है। अब इस मनुष्य क्षेत्र में हम कहाँ रहते हैं? डिसमिस। इस मनुष्य क्षेत्र में हम कहाँ रहते हैं? तो हम रहते हैं जम्बू द्वीप में। ठीक है, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। तो अब जम्बू द्वीप का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। कल इतना पढ़ा था, इतना सभी को समझ में आया है तो थम्स अप दिखा दो, और डाउट है तो हैंड रेस कर दो। अंकेश भैया, देवल दीदी, आप लोग कल नहीं थे, आया समझ में? हाँ आ गया। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे। आगे क्या है? जम्बू द्वीप का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो जम्बू द्वीप में सात क्षेत्र हैं, ऐसा बतलाते हैं। अगला सूत्र वही बतलाएगा। क्या लिखा है? भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षाः क्षेत्राणि। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षः क्षेत्राणि। ठीक है, 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप में होते हैं। उन 7 क्षेत्रों का नाम बताया। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, ठीक है, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। सूत्र में क्या लिखा है? ऐरावत वर्षाः। जो वर्षाः शब्द है तो उसको अंत दीपक लगा करके सब में लगाना है। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष। ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों का विभाजन कैसे हुआ है उसके लिए अगला सूत्र है। ठीक है, अपन इसके फिर रचना देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इन 7 क्षेत्रों का विभाजन 6 पर्वतों से हुआ है। ठीक है, उन 6 पर्वतों के नाम के लिए अगला सूत्र लिखा है। त्वद्भाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। त्वद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। त्वद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हितेन सूत्र बोलो। त्वद्विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। ठीक है, त्वद विभाजिनः, उनका विभाजन हुआ है। कैसे विभाजन हुआ है? पूर्वापरायता, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैले हुए। पूर्वापरायता मतलब पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैले हुए कौन कौन से पर्वतों से? हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। ये 6 पर्वत हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ऐसे वर्षधर पर्वतों से इन क्षेत्रों का विभाजन हुआ है। अब अपन इसको मैप में समझते हैं। जम्बू द्वीप अपन ने देखा, थाली के आकार का जम्बू द्वीप। जैसे थाली होती है चपटी, वैसा है जम्बू द्वीप। मेरी स्क्रीन पिन हो गई है सबके लिए? ठीक है, ऐसे थाली के आकार का चपटा जम्बू द्वीप सभी को दिख रहा है?
हाँ, अब दिखता है। तो ऐसे थाली के आकार का चपटा जम्बूद्वीप जिसका विस्तार 1,00,000 योजन है, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, ये सुमेरु जिसकी नाभि है, ऐसा 1,00,000 विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। अब उस जम्बूद्वीप की रचना बताने के लिए 7 क्षेत्रों का वर्णन किया। कौन से 7 क्षेत्रों का वर्णन किया पहले वाले सूत्र में? तो भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, ऐसे 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्रों का विभाजन किससे हुआ है? 6 पर्वतों से। तो ये देखो, नीचे वाला जो पर्वत है इसका नाम हिमवन पर्वत, फिर महाहिमवन, फिर निषद, फिर नील, फिर रुक्मी और शिखरी। ठीक है, इन पर्वतों से इन क्षेत्रों का विभाजन हुआ है। ये पर्वत कैसे हैं? पर्वतों की ऊंचाई देख लो पहले, कितने ऊंचे ऊंचे 6 पर्वत हैं ये। तो ये जो हिमवन पर्वत है ये कितना है? 100 योजन की ऊंचाई वाला। ठीक है, 100। महाहिमवन पर्वत 200 योजन की ऊंचाई वाला। फिर निषद पर्वत 400 योजन की ऊंचाई वाला। नील पर्वत है 400 योजन की ऊंचाई वाला। फिर रुक्मी, फिर 200 योजन की ऊंचाई वाला, और शिखरी 100 योजन की ऊंचाई वाला। ठीक है, यहां से डबल डबल हुआ है और फिर इधर जाकर के वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कैसे? 100, 200, 400, फिर 400, 200, 100, ऐसी इनकी ऊंचाई है। ठीक है, इनके बीच में ये कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत। ये बीच में सुदर्शन मेरु पर्वत है। ठीक है, इतनी चीज सबको समझ में आई? 7 क्षेत्र और 6 पर्वत। ठीक है, हाँ श्रेयस भैया। अभी ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये भी दिया है क्या? हाँ, ये दिया है, आगे सूत्र में आता जाएगा जब अपन देखेंगे। जितना बड़ा विधेय क्षेत्र है उतना ही डिस्टेंस हाँ। रहेगा, जितना जैसे ये इनका डिस्टेंस रहेगा। हाँ, यही है ना? हाँ। तो ये सूत्र में आगे आता जाएगा कि कितना कितना बड़ा इनका विस्तार है आगे कि एक क्षेत्र का विस्तार जब पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। फिर इसके बाद क्या होगा? इनकी कांति कैसी है। ठीक है, ये पर्वत कैसे होते हैं? तो ये पर्वत कैसे होते हैं? अगला सूत्र लिखा, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। अंकेश भैया सूत्र बोलो। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। ठीक है, कैसे है इनकी कांति कैसी है? तो इनकी कांति के लिए वर्णन किया, क्रम से लगाना है। क्रम से कैसे लगाएंगे? ये जो पहला पर्वत है इसको पहले लिखेंगे, हिमवन को। ठीक है, हिमवन को पहले लिखा तो ये हेम। हेम मतलब क्या? सोने जैसी कांति। ठीक है, सोने जैसी कांति, हेम। फिर अर्जुन मतलब होता है चांदी जैसी। ठीक है, चांदी जैसी। फिर तपनीय मतलब तपे हुए सोने के समान। जैसे लाल रंग का है ना, तपा हुआ सोना, सोने को लाल कर दो या कोई भी मेटल को तपा दो तो वो लाल रंग का हो जाता है, इसीलिए मैंने लाल रंग का बनाया है इसको। ठीक है, इसको कहते हैं तपनीय मतलब तपे हुए सोने के समान। निषद पर्वत की कांति है। नील पर्वत की कांति वैडूर्य मणि के समान। वैडूर्य मणि नीले रंग की होती है, इसीलिए इसको ब्लू कलर से बनाया है। फिर वापस से क्या लिखा है? रजत और हेममय। तो ये रुक्मी पर्वत वापस चांदी के समान कांति वाला, और शिखरी पर्वत वापस सोने के समान कांति वाला। ठीक है, समझ में आई इतनी बात अपने को? इनकी कांति किस प्रकार की है ये बताया गया है। हिमवन पर्वत की कांति है
हेममय सोने के समान, ठीक है। फिर महाहिमवन की कांति, हेम अर्जुन, अर्जुन मतलब चांदी के समान। फिर तपनीय निषद पर्वत की कांति तपे हुए सोने के समान। नील पर्वत की कांति वैडूर्य मणि के समान नीले रंग की। रुक्मी पर्वत रजतमय मतलब वापस चांदी के समान। और शिखरी पर्वत जो है वो वापस कैसा हो जाएगा, सोने के समान। अब इस सूत्र के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये कि इनकी कांति कैसी है, सोने के समान। और दूसरा अर्थ क्या हो सकता है कि ये सोने के ही पर्वत हैं, ठीक है। तो इसको अपन समझेंगे अगले सूत्र में। अगले सूत्र में क्या लिखा, मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। सोनालिका सूत्र बोलो। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, मणि विचित्र पार्श्वा, इसके पार्श्व भाग में मणि जड़ित है। मणि जड़ित है मतलब ये बहुत ही कांति वाले पर्वत हैं। अब कांति वाले पर्वत, मणि जड़ित पर्वत, इससे ये समझना है कि इनकी सिर्फ कांति सोने या चांदी जैसी नहीं है, ये बने ही सोने और चांदी के हैं, ठीक है। सोचो इतने भव्य पर्वत, 100 योजन ऊंचे पर्वत किसके बने, सोने के पर्वत, चांदी के पर्वत। वैडूर्य मणि का पर्वत कितना ऊंचा, 400 योजन ऊंचा। इतने बड़े बड़े पर्वत सोने और चांदी और मणियों के बने हुए हैं। और इनके पार्श्व भाग में मणि जड़ित हुए, ठीक है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। इसके ऊपर, नीचे और आसपास एक जैसा विस्तार है ना। इसके ऊपर, नीचे और आसपास एक जैसा विस्तार है। इसको अपन कैसे समझेंगे, तो ये बोर्ड देखना, ठीक है। हम जनरली जब पर्वत देखते हैं तो पर्वत कैसे होते हैं, ऐसे। हम पर्वतों को इमेजिन करते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ से चढ़ाई होती है, ऐसा पर्वत इमेजिन करते हैं। तो इसके लिए, इन पर्वतों के लिए क्या सूत्र लिखा गया कि इनके ऊपर, नीचे और आसपास तुल्य विस्तार है। मतलब इनकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये कांस्टेंट है, ऊपर से नीचे तक कांस्टेंट है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर जमीन है तो ऊपर से नीचे तक इनकी जो विड्थ है वो कांस्टेंट है, समान विस्तार है नीचे से ऊपर। तो अपने को इन पर्वतों को ऐसा पर्वत इमेजिन नहीं करना है। ये पर्वत कैसे हैं, दीवार के आकार के। जैसे दीवार होती है ना, दीवार कैसी खड़ी होती है, तो उसके नीचे जैसे एक ईंट की बनाई, तो वही एक ईंट ऊपर रखते जाएंगे, ठीक है। तो पर्वत मतलब ऐसा पर्वत नहीं है, वो दीवार जैसा पर्वत है जो इन क्षेत्रों का विभाजन कर रहा है, ऐसा दीवार जैसा पर्वत। तो नीचे से ऊपर तक की इन पर्वतों के विस्तार बराबर है, सेम विस्तार है, ठीक है। ऐसा समझना है अपने को। ये अपन ने देख लिया। ऐसे मणियों से जड़ित इनके पार्श्व भाग हैं। पार्श्व भाग मतलब क्या हो गया कि मणियों से जड़ित, ये जो ये भाग बताया ना, दीवार साइड्स, ये सब मणियों से जड़ित है, ठीक है। इस दीवार की जो साइड्स है ये मणियों से जड़ित है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला सूत्र देखेंगे। अगले सूत्र में क्या लिखा है, इन पर्वतों के ऊपर क्या है। तो इन पर्वतों के ऊपर क्या है, पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे। एक सेकंड। पद्म महापद्म तिंगिश केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषा मुपरी। ठीक है, इनके ऊपर, इनके ऊपरी, ऊपरी मतलब इनके ऊपर क्या है, हृद। हृद मतलब होता है तालाब, हृद। हृद मतलब तालाब। तालाब कौन कौन से नाम के, तो क्रम से लगाना है, पद्म तालाब, महापद्म तालाब, तिगिच्छ तालाब, केसरी
महापुंडरीक और पुंडरीक। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं इनको बना के कि ये कैसे होते हैं। ये अपन ने क्या देखा कि इनके ऊपरी भाग में क्या है, हृद है। हृद मतलब होता है तालाब। कौन कौन से तालाब हैं, तो हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म तालाब, महाहिमवन के ऊपर महापद्म तालाब, फिर निषद पर्वत के ऊपर तिगिच्छ, फिर तिगिच्छ के बाद केसरी। ठीक है, नील पर्वत के ऊपर केसरी, और फिर रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरीक, और शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक। ठीक है, ऐसे तालाब हैं। जैसे अपन उसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से इमेजिन करेंगे तो कैसे दिखेंगे वो, वो दीवार जैसा है क्योंकि वो दीवार जैसा है तो उसके ऊपर का भाग कैसा दिखेगा अपने को, ऐसा दिखेगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार को ऊपर का भाग दिखेगा। ऊपर से अपन पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं अपना, तो ये क्या दिखेगा, ऐसा ऊपर से दिखेगा, और उसके बीच में अपने को ये तालाब दिखेंगे। ठीक है, ये तालाब दिखेंगे अपने को। तो हिमवन पर्वत जो है, इसके ऊपर जो तालाब दिखेगा उसका नाम है पद्म तालाब। ठीक है, इसके बीचों बीच पद्म तालाब। फिर यहाँ पर जो तालाब दिखेगा उसका नाम है महापद्म तालाब। फिर इसके ऊपर जो तालाब दिखेगा, पद्म महापद्म, फिर बोलो नाम, मैं भूल गया, तिगिच्छ। ठीक है, फिर इसके ऊपर केसरी, केसरी, फिर महापुंडरीक और पुंडरीक। ऐसी इन तालाबों की रचना है। यहाँ पर तो अपन ने एक लाइन पर बनाया है, एक्चुअली में वो कैसे रहेंगे, ऐसे इतने बड़े बड़े तालाब रहेंगे वो। ठीक है, जैसे ये दीवार का ऊपर है तो इसके ऊपर ऐसे तालाब बने रहेंगे। ये इन तालाब, ऐसे तालाब इनके ऊपर पाए जाते हैं। फिर अगला सूत्र क्या लिखा, इन तालाबों का विस्तार बता रहे हैं। अब ये कितने बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त मस्त दर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त दर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त दर्द विष्कंभो हृदः। देवल दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, पर नहीं समझ आया। मस्त मतलब दर्द, संधि, हाँ संधि विच्छेद ही पढ़ सकते हाँ, हैं। संधि विच्छेद पढ़ दो। प्रथमो योजन सहस्त्र आयामः तत् अर्धविष्कम्भः हृदः। प्रथम जो है, पहले तालाब की बात हो रही है। तो पहला तालाब कैसा है, सहस्त्र योजन विस्तार वाला, सहस्त्र योजन विस्तार वाला। पहला हृद मतलब प्रथमो हृदः, पहला हृद जिसको पद्म तालाब नाम दिया है, उसकी सहस्त्र योजन का विस्तार है। मतलब अब देखो कैसे समझेंगे इसको, इसका विस्तार। ठीक है, इसका विस्तार देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विड्थ है ये कितनी हो गई, 1000 योजन की, सहस्त्र योजन। और फिर अगले सूत्र में आएगा इसकी गहराई के बारे में। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो इसकी आधी होती है, 500 योजन, सॉरी ये 500 योजन। ये 1000 योजन की इसकी चौड़ाई है, 500 क्या गिरा,
500 योजन की इसकी लंबाई है, 1000 योजन की इसकी लंबाई है, 500 योजन की इसकी चौड़ाई है। अगले सूत्र में क्या लिखा है? 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह। सौरभ भैया सूत्र बोलो। हाँ, 10 योजनावगाह है। ठीक है, 10 योजन की इसकी गहराई है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 10 योजन की। जो अंदर डेप्थ है इसकी अवगाहना वो 10 योजन की है। तो कितना हो गया? 100 योजन की लंबाई, 500 योजन की चौड़ाई, और अंदर जो डेप्थ है वो हो गई 10 योजन की। ठीक है, ऐसा अपने को समझना है। फिर आगे, अच्छा अगला सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। अगले सूत्र में क्या लिखा है? तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। कोई बचा है सूत्र बोलने के लिए? नहीं। कनिका दीदी सूत्र बोलो। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। ठीक है, वो जो तालाब है उसके मध्य में 1 योजन विस्तार वाला कमल खिलता है। ठीक है, ऐसा समझना है। इस सूत्र में क्या लिखा है? उसके बीचों बीच 1 योजन, मतलब योजनम पुष्करम, 1 योजन विस्तार वाला कमल है। कैसा कमल है वो? तो ये देखो। ठीक है, यहाँ पर जैसे वो है तालाब, उस तालाब के बीचों बीच एक कमल खिला हुआ है। ऊपर का मिटा के बड़ा कर लूंगा, लेकिन अभी काम आएगा ऊपर का, इसीलिए। ये दिख रहा है ना? सबको समझ आ रहा है? हाँ दिख रहा है ना? मैं फोटो भेजूं क्या उसकी? किसकी? नहीं, बनाने बारे मतलब मैं फोटो है इसमें मतलब। अच्छा हाँ, वो ग्रुप पे डाल देना भले। ठीक है, ऐसा 1 योजन विस्तार वाला कमल है। ऐसा कमल सिर्फ पद्म में नहीं है, अभी सिर्फ पद्म की बात हो रही है। ऐसा कमल हर एक में है। ठीक है, इन कमलों में महल होते हैं, इन महलों में देवियां निवास करती हैं। ठीक है, ये जो कमल है इनमें महल होते हैं और इन महलों में देवियां निवास करती हैं। अपन ने अभी क्या देख लिया? जो पद्म सरोवर है, पहला सरोवर, उसके बीच में 1 योजन विस्तार वाला कमल खिलता है। अब आगे के जो तालाब हैं और कमल है उनके विस्तार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या लिखा है? तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च, तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च, तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च। हितेन सूत्र बोलो। हाँ, एक मिनट। हाँ, तत् द्विगुण द्विगुण हृदयः पुष्कराणि च। ठीक है, आगे जो है द्विगुण द्विगुण, डबल डबल करते जाना है, हर चीज को डबल करते जाना है। किसको डबल करते जाना है? हृद, हृद मतलब तालाब के विस्तार को भी डबल करना है, और जो पुष्कर मतलब बीच का जो कमल है उसके विस्तार को भी डबल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अपन? देखो, इसको अपन डबल करेंगे तो ये वाला जो है ये 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा था। अब आगे वाला कितना हो जाएगा? 1000 योजन की लंबाई थी तो इसकी 2000 योजन की लंबाई हो जाएगी। इसकी 500 योजन की चौड़ाई थी तो इसकी अब 1000 योजन की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और गहराई कितनी हो जाएगी? इसकी 1 योजन की 10 योजन की गहराई थी तो इसकी 20 योजन की गहराई हो जाएगी। ठीक है, अंदर जो कमल है, वो जो कमल, इसके अंदर कमल कितने का था? 1 योजन। तो इसके अंदर कितने का कमल हो जाएगा? 2 योजन का। ठीक है, फिर ये अपन ने देख लिया पद्म, महापद्म, फिर तिगिच्छ। जो निषद पर्वत के ऊपर है उसका नाम तिगिच्छ। वो तिगिच्छ जो है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? अब 4000 योजन की। इसकी लंबाई 4000 योजन की, चौड़ाई हो जाएगी इसकी
इसकी 1000 की थी तो इसकी 2000 योजन की हो जाएगी, ठीक है। और अंदर जो गहराई है वो गहराई हो जाएगी 40 योजन की, 40 योजन की, ठीक है। अब इसके अंदर जो कमल है उस कमल का विस्तार हो जाएगा 4 योजन का। हाँ हितेन, यहाँ लिखा है कि ये कमल पृथ्वी का है, वनस्पति का है नहीं है। हाँ मतलब हाँ हाँ अपन समझते हैं उसको, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, बस ऐसा का ऐसा ऊपर रिपीट कर देना है, ठीक है। सुमेरु पर्वत तक जो रचना होती है उसकी मिरर इमेज ऊपर होती है। तो यहाँ पर जैसे 4000 था तो यहाँ पर क्या करना है, ये 4000 की इसकी लंबाई, 2000 की इसकी चौड़ाई और इसकी जो डेप्थ है वो 40 योजन की हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो कमल है उसका विस्तार 4 योजन का हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर कमल का विस्तार 2 योजन का हो जाएगा और इधर 1 योजन का हो जाएगा, है ना। इसकी लंबाई 2000 योजन की हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है वो 1000 योजन की रहेगी और इसकी डेप्थ 20 योजन की रहेगी। इसकी डेप्थ 10 योजन की रहेगी, इसकी लंबाई 1000 योजन की हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 500 योजन की रहेगी, ठीक है। सबको लंबाई, चौड़ाई और कमलों का माप समझ में आ गया है। सबको आगे, देवल दीदी, अंकेश भैया, सोनालिका, ठीक है। हाँ सौरभ भैया, ये जो 6 पर्वत होते हैं वो 7 क्षेत्रों के अंदर ही होते हैं क्या? हाँ इन 7 क्षेत्रों को डिवाइड करने वाले होते हैं वो, ठीक है। मतलब ये पूरे जम्बू द्वीप के अंदर ही हैं सारे के सारे, 7 क्षेत्रों के अंदर नहीं है वो। क्षेत्र तो इसके, जैसे अपन बोले कि भरत क्षेत्र कहाँ पर है, तो भरत क्षेत्र के लिए बोलेंगे कि वो हिमवन पर्वत और बाहर क्या है, लवण समुद्र, लवण समुद्र के बीच में भरत क्षेत्र है, ठीक है। बोले यहाँ पर दूसरा क्या है, भरत, फिर हेमवत क्षेत्र कहाँ पर है, तो हेमवत क्षेत्र के लिए बोलेंगे महाहिमवन पर्वत और हिमवन पर्वत के बीच का नाम हेमवत क्षेत्र है। ऐसे किसी ने पूछा विदेह क्षेत्र कहाँ पर है, तो विदेह क्षेत्र कहाँ पर है, नील पर्वत और निषद पर्वत के बीच का नाम विदेह क्षेत्र है। तो क्षेत्र के अंदर पर्वत नहीं है, क्षेत्र को डिवाइड करने वाले पर्वत है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब हितेन ने एक चीज बोली थी कि ये जो कमल है ये पृथ्वी का एक होते हैं, ठीक है। पृथ्वी का एक कमल मतलब क्या हुआ, तो अपने यहाँ जो कमल होते हैं वो वनस्पति का एक होते हैं, वो पेड़ होते हैं, ठीक है। ये जो कमल है ये कमल पृथ्वी का एक है, ये उस वनस्पति का एक जीव के नहीं बने, ये पृथ्वी के बने हुए हैं, ठीक है। इनके ऊपर महलों की रचना है। एक एक योजन का कमल, एक योजन कितना होता है बताओ। 2000 कोस। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े कमल हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े कमलों के ऊपर महलों की रचना होती है, उसके अंदर देवियां रहती हैं। तो ये कमल वनस्पति के नहीं बने, ऐसे पतले पतले कोमल कोमल जैसे वनस्पति अपने को देखने में मिलती है, कमल के जो पत्ते होते हैं वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ऐसे नहीं कमल है वो, पृथ्वी का एक कमल है वो, ठीक है। इनके ऊपर महलों की रचना है जिसमें देवियां रहती हैं, ठीक है। यहाँ तक अपना समझ में आ चुका है अपने को। अब आगे क्या लिखा है, अपन ये हृदय के बारे में पूरा कवर कर लें, फिर उसके बाद अपन जम्बू द्वीप में थोड़ी विशेषता देखेंगे, ठीक है। एक और सूत्र देख लेते हैं आज, जिससे अपना ये कमल और तालाबों का वर्णन पूर्ण हो जाएगा। फिर अपन थोड़ी सी जम्बू द्वीप की विशेषता देखेंगे, कौन सा क्षेत्र क्या है, ठीक है। इसके बाद सूत्र में लिखा, तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थित्यः समाम ससामानिक परीक्षितकाः तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति
बुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थित्यः ससामानिक परिष्तकाः। ठीक है, तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिष्तकाः। श्रेयस भैया सूत्र बोलो। हाँ, तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थित्या ससमानिक परिषद कहा। ठीक है, उन कमलों में निवास करने वाली, तन मतलब उन कमलों में, उन हृदयों, हृदय मतलब उन तालाबों में, उन तालाब के ऊपर जो कमल है उसमें निवास करने वाली देवियां हैं। कौन कौन सी देवियां हैं? श्री देवी, हरि देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। ठीक है, कौन कौन सी देवियां हैं? श्री, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये 6 नाम वाली देवियां होती हैं। इनकी आयु कितनी होती है? पल्योपम की स्थिति वाली। पल्योपम की स्थिति मतलब उनकी आयु कितनी है? पल्योपम की उनकी आयु है। और किसके साथ रहती है? ससामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती है। ठीक है, अपन जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो सामानिक देव क्या होते हैं, पारिषद देव क्या होते हैं, इनके बारे में वर्णन पढ़ेंगे। तो अपने को क्या समझना है कि ये किनके साथ रहती हैं? सामानिक देव और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। ये कौन सी देवियां होती हैं? तो ये जो देवियां होती हैं व्यंतरवासी देवियां होती हैं। ठीक है, ये व्यंतर देवियां होती हैं, लेकिन इनकी आज्ञा का किसका पालन करती है? तो श्री हरि धृति मतलब जो पहले 3 सरोवर हैं, पद्म सरोवर में श्री देवी, महापद में हरि और धृति देवी तिगिच्छ में, ये 3 जो हैं ये सौधर्मेंद्र की आज्ञा का पालन करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केसरी में कीर्ति, फिर महापुंडरीक में बुद्धि और पुंडरीक में लक्ष्मी। ये जो 3 देवियां हैं ये ईशान इंद्र की आज्ञा का पालन करती हैं। ठीक है, जो अपन पंचकल्याणक वगैरह करते हैं तो पंचकल्याणक में कौन सी देवियां आती हैं? अष्टकुमारी देवियां आती हैं, 56 कुमारी देवियां आती हैं। तो उनमें मेनली इन अष्टकुमारी देवियों में ये 6 देवियां भी होती हैं। ठीक है, अष्टकुमारी देवियों में ये 6 देवियां होती हैं। इनके नाम वहां पर बोले जाते हैं स्टेज पर, श्री देवी, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। ये माता की सेवा करने आती हैं वहां से, सौधर्मेंद्र और ईशान इंद्र की आज्ञा से। ये माता का गर्भ का शोधन करती हैं, फिर माँ की सेवा करती हैं, उनको निरंतर अच्छा तत्व विचार सुनाती हैं, स्वाध्याय कराती हैं, उनके मन के परिणामों को शुभ रखती हैं। तो गर्भ धारण से लेकर के बालक तीर्थंकर के जन्म होने तक ये जो देवियां हैं ये हमेशा माता की सेवा में लगी रहती हैं। ये किनके साथ रहती हैं? सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। ये देवी जो हैं ये इनके स्वामी नहीं होते, इनके पति नहीं होते। लेकिन ठीक है, सामानिक और पारिषद जाति के देव जो हैं ये इनके पति नहीं होते, लेकिन ये देवियां ब्रह्मचारी भी नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि कोई देव देवी ब्रह्मचारी तो हो नहीं सकते, लेकिन इनके जो स्वामी होते हैं, इनके जो पति होते हैं वो इनके साथ रहते हैं। वो सामान्य और पारिषद जाति के देव नहीं है, वो कोई और देव है, वो व्यंतरवासी देव इनके स्वामी, इनके पति जैसा व्यवहार चलता है उनका। ठीक है, पति पत्नी जैसा व्यवहार। ठीक है, वो व्यंतर जाति के देवों के साथ रहती हैं, वो उनके स्वामी होते हैं। बाकी इनके महल में और कौन रहता है? तो सामानिक और पारिषद जाति के देव रहते हैं। ठीक है, अपन एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्या क्या पढ़ा अपन ने? जम्बू द्वीप, 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत से 7 क्षेत्र बन रहे हैं। कौन से 6 पर्वत से? हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। 1 मिनट, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं मेरी, उसमें अपन देखेंगे अच्छे से। ये देखो, ये जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में
इस जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, ये नील, ये रुक्मी और ये शिखरी। ये 6 पर्वत हैं। इससे 7 क्षेत्र बनते हैं। ये पहला क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक विस्तार वाला विदेह क्षेत्र, फिर रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये 7 क्षेत्र। फिर 7 क्षेत्रों के बाद क्या आया था? इनकी कांति का वर्णन, इन पर्वतों की कांति का वर्णन। तो हिमवन पर्वत जो है वो सोने जैसा या सोने का बना है। महाहिमवन पर्वत अर्जुन, हेमार्जुन लिखा था ना, तो हेम मतलब सोना और अर्जुन मतलब चांदी का। फिर हिमवन, महाहिमवन। निषद पर्वत जो है वो तपे हुए सोने का। नील पर्वत वैडूर्य मणि का। फिर नील रुक्मी पर्वत वापस चांदी का और शिखरी पर्वत सोने का। ठीक है, फिर क्या था सूत्र में? इनके पार्श्व भाग में मणि जड़े हुए होते हैं। मणि जड़ित इनका पार्श्व भाग होता है, मतलब जो दीवारों की साइड्स हैं वो मणियों से जड़ित होती हैं। ठीक है, और इनका ऊपर से लेकर के नीचे तक समान विस्तार होता है, मतलब ये ऐसे ट्रायंगल जैसे पर्वत नहीं है, ये दीवार जैसे पर्वत है। ये हमने समझ लिया था। फिर इनके ऊपर जो सरोवर हैं, ये देखो सरोवर बने हुए हैं। ये सरोवर, पहले सरोवर का नाम पद्म, फिर महापद्म, फिर तिगिच्छ। ये जो पर्वत है हिमवन पर्वत, इसके ऊपर पद्म, फिर महापद्म। ठीक है, फिर तिगिच्छ, निषद पर्वत के ऊपर तिगिच्छ, फिर केसरी, केसरी, फिर पुंडरीक और फिर महापुंडरीक। ठीक है, पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, पुंडरीक और महापुंडरीक, ऐसे 6 हृद, हृद मतलब तालाब, इनके ऊपर हैं। इन तालाबों में क्या है? तो इस पहले तालाब की बताई। पहले तालाब की लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और गहराई 10 योजन। उसके अंदर 1 योजन का कमल है, जो पृथ्वी का एक कमल है। उस कमल के ऊपर महल है जिसमें देवियां रहती हैं। ठीक है, ये अपन ने देखा। फिर इसके बाद कमलों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई डबल डबल करते जाना है। ठीक है, कहाँ तक डबल करना है? ये निषद पर्वत तक। फिर उसके ऊपर सिमिलरली कम करते जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये 1000 था तो ये 2000 और ये 4000, फिर इसके ऊपर 4000, फिर 2000, फिर 1000, ऐसा समझना है अपने। फिर आगे क्या होगा? इनके ऊपर देवियां रहती हैं। उन देवियों के नाम क्या हैं? तो श्री देवी, हरि देवी, धृति देवी, फिर कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। ठीक है, ये देवियां यहाँ पर रहती हैं। अब अपन ने यहाँ तक देख लिया है। यहाँ तक मुझे एक बार बताओ, सबको क्लियर हुआ कि कोई कंफ्यूजन है? सिर्फ श्रेयस भैया, सौरभ भैया, सोनालिका, हितेन, कनिका दीदी, अंकेश भैया, देवल दीदी, क्लियर है सबको? बस अपन एक जम्बूद्वीप में थोड़ी सी एक चीज देखेंगे, कौन सा क्षेत्र क्या है। इसके बाद अपन आज की क्लास को पूर्ण करेंगे। ठीक है, बना लूं मैं 1 मिनट डायग्राम, फिर देखते हैं।
ये देखो, ये जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत और 7 क्षेत्र हैं। ठीक है, बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। इस विदेश क्षेत्र में बीचों बीच इसकी नाभि में सुमेरु पर्वत है। ठीक है, ये भरत क्षेत्र जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, इस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। फिर हेमवत क्षेत्र जो है, ये हेमवत जो है ये जघन्य भोग भूमि है। ये ध्यान रखना है, ये जघन्य भोग भूमि है। हेमवत क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है। हरि क्षेत्र जो है ये मध्यम भोग भूमि है। ये हरि क्षेत्र मध्यम भोग भूमि है। अब ये जो सुमेरु पर्वत है ना, इसके आसपास गजदंत पर्वत होते हैं जो हाथी के दांत के आकार के होते हैं। ठीक है, ये हाथी के दांत के आकार के, इसलिए गजदंत नाम दिया है उनका। ये गजदंत पर्वत जो हैं, इनके अंदर उत्तम भोग भूमियां हैं। इनके अंदर वाले क्षेत्र में उत्तम भोग भूमियां हैं। ठीक है, बाकी जो विदेह क्षेत्र बचा वो पूरा कर्म भूमि रहेगा हमेशा। ठीक है, ये हमेशा कर्म भूमि रहेगा। कर्म भूमि ऑलवेज। ठीक है, हमेशा कर्म भूमि रहेगा। फिर इसके बाद जो ये रम्यक है, ये इसका जैसे मिरर इमेज होती है ना, वैसे यहाँ पर हो जाएगा, ये मध्यम भोग भूमि हो जाएगा। ठीक है, ये हिरण्यवत जघन्य भोग भूमि हो जाएगा। ठीक है, अब जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र बचा, यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, काल परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर काल परिवर्तन होता है। तो 6 काल होते हैं। पहले काल का नाम है सुखमा, सुखमा। दूसरे का नाम है सुखमा, फिर सुखमा, दुखमा, फिर दुखमा, सुखमा, फिर दुखमा, और फिर दुखमा, दुखमा। ठीक है, तो ये जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, यहाँ पर काल परिवर्तन होता है, काल चक्र चलता है यहाँ पर। तो पहला काल रहेगा तो सुखमा सुखमा रहेगा, दूसरा काल रहेगा तो सुखमा, तीसरा काल रहेगा तो सुखमा दुखमा। ये 3 जो हैं ये भोग भूमि वाले काल हैं। ये 3 काल भोग भूमियों के काल हैं, और ये जो 3 काल हैं ये कर्म भूमियों के काल हैं। ठीक है, ये कर्म भूमि वाले काल हैं। तो यहाँ पर तो 1 से लेकर के 6 काल हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, हेमवत क्षेत्र जगन्य भोग भूमि, तो जगन्य भोग भूमि में तीसरा काल रहता है, जो सुखमा दुखमा काल है वो यहाँ पर रहेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर सदा काल कौन सा रहेगा, मध्यम भोग भूमि, मतलब सुखमा काल। ठीक है, ये उत्तम भोग भूमि मतलब सुखमा सुखमा काल पहला। ठीक है, विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि वाला काल है। तो कर्म भूमि में से कौन सा काल, जो अपना चौथा काल चलता है, दुखमा सुखमा, यहाँ पर सदैव चौथा काल चलेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल है। कौन सा काल है, सुखमा दुखमा काल है। रम्यक क्षेत्र मध्यम भोग भूमि है, वहां सदा दूसरा काल, यहाँ तीसरा काल, और यहाँ पर 1 से लेकर के 6 का काल परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या क्या है ये हमने देख लिया है अभी। कौन सा क्षेत्र मध्यम भोग भूमि है, कौन सा उत्कृष्ट भोग भूमि है, और कौन सा जघन्य भोग भूमि है। यहाँ तक देख करके हमने लगभग जम्बू द्वीप का वर्णन पूरा तो नहीं हुआ है अभी। कहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं, कितना उनका विस्तार है, कितनी नगरियाँ हैं, कहाँ पर विजयार्ध पर्वत है, आदि आदि अपन चीज़ें देखेंगे। ठीक है, श्रेयस भैया ने हैंड रेस करा, क्या डाउट है? डाउट कुछ नहीं, विदेश क्षेत्र में यहाँ के नहीं जा सकते ना,
भरत क्षेत्र के लोग वहां नहीं जा सकते, राइट? वर्तमान में जैसे कुंदकुंदाचार्य किसी देव आदि की सहायता से चले गए तो चले गए, ठीक है। तो अदरवाइज वहां जन्म नहीं होता। जन्म हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर विदेह क्षेत्र की मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो सीधे वहां जन्म ले अच्छा, सकते हैं। ऐसा ऐसा भी होता है। हाँ हाँ, जन्म ले सकते हैं अपन, ऐसा कहते हैं। मैं संख्या कल बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। ऐसी संख्या है शायद बहुत कम, 20 के आसपास, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं कल बताऊंगा। और जो 24, विदेश क्षेत्र 24, की 24। विदेश 24, विदेश हाँ क्षेत्र विदेश क्षेत्र की जो कर्म भूमि है, हाँ तो वहां भी तीर्थंकर जन्म लेते होंगे और वहां से भी हाँ। होता तो ये जो होगा। अपने वर्तमान 20 तीर्थंकर अपन देखते हैं, ये विदेह क्षेत्रों में ही तो पाए जाते हैं, है ना? विद्यमान 20 तीर्थंकर हाँ, विद्यमान 20 तीर्थंकर जो हैं। वो तो वहां अभी के मैं हैं बता रहा था किसी। कि जो 24 जीव होते हैं, 24 भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव, वो कैसे रहेंगे? भद्र परिणामी रहेंगे। यहाँ अपने भरत क्षेत्र में जन्म लेंगे वो, ठीक है, और हाँ भद्र हाँ परिणामी रहेंगे, जीवन भर मिथ्या दृष्टि रहेंगे, ठीक है। हाँ। यहाँ से मिथ्यात्व के साथ मरण करेंगे, वहां पर मिथ्यात्व के साथ जन्म लेंगे, विदेह क्षेत्र में मनुष्य आयु का बंध करेंगे और उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। कर्म भूमि में ना। हाँ, उसी कर्म भूमि में विदेह क्षेत्र की। तो 24 भरत क्षेत्र से और 24 ऐरावत क्षेत्र से, लेकिन कंडीशन क्या है कि भद्र परिणामी होने चाहिए, एकदम मंद हाँ हाँ कषाय जीव होने चाहिए वो। हाँ, पूरे कसाई जिनके पंचम मन काल में। में ऐसे जीव जन्म लेंगे। मात्र 24। हाँ, 24 हर काल के रहते हैं कि सिर्फ पंचम काल सिर्फ में ही पंचम 24? काल में। अभी पंचम काल चल रहा है ना, तो अभी ऐसे 21,000 वर्ष के अंदर अंदर 24 जीव ऐसे होंगे। और बाकी कालों में जो जन्म लेके वो भी जाते हैं भरत भरत मतलब उस विदेह क्षेत्र क्षेत्र में? जो छठे काल हाँ में जन्म लेते हैं ना, छठे काल में नरक और तिर्यंच से आते हैं और नरक और तिर्यंच में ही जाते हैं, हाँ, वो तो ठीक है, वहां तो ठीक सब है। इंसान को ही खाएंगे। हाँ, और फिर चतुर्थ काल जो है, चतुर्थ काल में तो मोक्ष भी जा सकते हैं, और जैसी आयु का बंद कर लिया वहां चले जाएंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर के जो 3 काल भोग भूमि वाले थे, उस भोग भूमि वाले काल में क्या होता है? जीव नियम से देवगति में ही जाता है, हाँ, वो तो ठीक मोक्ष है। होना ही नहीं है, हाँ, कल प्रक्षादी है। तो वहां से ठीक। देवगति में ही जाता है। ये ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं? हाँ, ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर वहां भी होते हैं। वहां भी वही भूत भविष्य वर्तमान चलते होंगे। हाँ, भूत भविष्य ऐरावत के। वर्तमान 24 ही होती है। हाँ और जो अपने प्रथम काल चलेगा तो वहाँ भी फर्स्ट काल चलेगा वहाँ हाँ, अब सेम काल चलता है, अपने यहाँ जैसे पंचम चल रहा है तो उनका भी पंचम। हाँ हितेन, हितेन माइक बंद है। यार रिपीट करोगे एक बार कि कौन से क्षेत्र में कौन सा काल चलता है, मतलब हरि हेमवत और रंभा हाँ, का कौन सी पृथ्वी में कौन सा काल चलता है, मैं एक मिनट फोटो खींच रहा हूँ। ये एज इट इज उसमें लिखा हुआ है, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, लेकिन ग्रुप पे भी डाल दूंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। ये अध्याय वैसे इजी है, प्रैक्टिकल है ना, इसीलिए। हाँ, अपने खुद मैप में ये देखने मिलता है ना, इसलिए अच्छा है। ये थोड़ा इजी है, मस्त है ये तीसरा अध्याय। हाँ, ये देखो, ये भरत क्षेत्र में पहले से छठे काल तक काल परिवर्तन होता है। हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि है, सुखमा दुखमा काल, तीसरा काल हमेशा चलता रहेगा। हरि क्षेत्र में सुखमा काल, मध्यम भोग भूमि, दूसरा काल हमेशा चलेगा। विदेह क्षेत्र में जो ये उत्तम भोग भूमि वाला क्षेत्र है, वहां पर सुखमा सुखमा रहेगा सिर्फ, बाकी जगह पर हमेशा चौथा काल दुखमा सुखमा। जो कर्म भूमि है वहां पर दुखमा सुखमा, और जो विदेह क्षेत्र के अंदर ही भोग भूमि आती है उसमें हमेशा सुखमा सुखमा। रम्यक जो है वहां पर दूसरा काल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है उसका उल्टा करना है, यहाँ पर दूसरा काल, हैरण्यवत में जगन्य भोग भूमि तीसरा काल, और ऐरावत क्षेत्र में अपने क्षेत्र के समान काल परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जल्दी हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, नहीं तो कल अपन रिपीट कर लेंगे, अभी क्लास बहुत लंबी हो गई है क्योंकि, ठीक है। इंटरेस्टिंग थी ना, हाँ। इसीलिए।